अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। शामी साहब से बात करने से पहले आपको बताते हैं वो मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। देख लेते हैं एक नज़र रनडाउन। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगने से अब तक 290 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गवर्नर सिंध ने इस कौमी सानहे पर एक रोजा सोग का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने इस कौमी सानहे की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दे दिया है ताकि इंसानी जानों के ज़िया के जिम्मेदारान का तयन किया जा सके। MQM ने भी इस कौमी सानहे पर 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास के मौका पर वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की चीनी वजीर आजम वेन जाबाओ से मुलाकात हुई। दोनों वज़राए आजम के माबैन 40 मिनट की इस मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, अहम इलाकाई और आलमी उमूर, मौशी ताउन और 2 तरफा तिजारत का हुजम बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी हुकूमत ने पंजाब का सियासी मोर्चा फतह करने के लिए चौथी परवेज जिलाई का इंतखाब किया है, जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मौसर हिकमत अमली और एक्शन प्लान तरतीब देंगे। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, बहुत ही बड़ा सानहा, इसको हादसा कहें, किसी की निगलिजेंस कहें, क्या कहते हैं आप जो कराची में हो रहा है? हाँ जी, मेरा दिल तो बहुत दुखी है। कल लाहौर में एक जूता फैक्ट्री जो है आग लग गई जी, और कई दर्जन जो थे अफराद उसमें जल गए थे और ज़ख्मी हुए थे। अभी मौत व हयात की कचमच में से गुजर रहे हैं। और आज ये खबर आ गई, गारमेंट्स फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। बाकायदा फैक्ट्री बनी हुई है, किसी यानी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है, नक्शे के बगैर नहीं है, कई मंजिला बिल्डिंग है और एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से। यानी कोई कानून की ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं हुई वहां जैसे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। लेकिन आग लगी और अभी तक मालूम नहीं हो सका क्यों लगी। हो सकता है कोई जनरेटर का मसला हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए हैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े सानहात में से एक सानहा होगा और जिस पर आंखें जो हैं अश्कबार है और दिल जो है वो फिगार है। शाम साहब, बहुत बड़ा सान है, इस पे स्टेट रिस्पांस क्या होना चाहिए? एक तो है पॉलिटिकल रिस्पांस के जनाब मैं पहुंच गया वहां पे, ये दे दो जी, वो दे दो, सब कुछ कर दो, ये तो हश अप अफेयर होगा, चलता रहेगा। देखिए, एक तो सूरत यह है कि हादसे तो होते हैं, लेकिन हादसों का मुकाबला करने की तैयारी क्या होती है, ये एग्जैक्टली है ना। देखना चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर उसकी क्या तैयारी थी, वहां क्या कोताही हुई है और पर सरकारी सतह पर क्या कोताही हुई है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ है, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद था, लोगों के पास, वो वक्त पर पहुंच गए। मैंने तो सुना है उनके पास पानी भी नहीं था, उनके पास ऐसा लिबास नहीं था जिसे पहन के वो धुएं वाली जगह के अंदर दाखिल हो जाते। तो ये जो नेग्लिजेंस है ये हुकूमत की है। और जब भी कोई हादसा होता है हमारे यहाँ हाहाकार मचती है, मीडिया में शोर उठता है और उसके बाद हालात मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। चंद रोज हंगामा होता है, फिर वही गाड़ी जो है चलती है किसी और हादसे का इंतजार करने के लिए। और हुकूमत ने इस पे जुडिशियल इंक्वायरी तो ऐलान किया है, उसका एक जज साहब जो है उनका तकर्रुर भी कर दिया है। लेकिन असल बात यह है कि ये कोताही जो है, एक तो यह है कि हादसा हुआ क्यों, वहां क्या कोताही हुई है, दूसरा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें क्या कोताही हुई है। ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखना होगा। और शाम साहब, दोनों जगह इत्तेफाक से वो इब्तदाई मालूमात मुझे जो बताई गई हैं वो ये है कि जो लाहौर में हुआ वहां पर भी जनरेटर एक वजह थी और अपेरेंटली इस हादसे में भी जनरेटर उस वक्त चल रहा था जब ये हादसा हुआ, यानी बिजली नहीं थी, लोकलाइज्ड जनरेशन थी, पावर जनरेशन। असल बात यह है कि वो वायरिंग किस तरह की थी, वो नाकस थी, उसमें आग लग गई। पर आज का ये सारी चीजें जो है देख के पता चलेगा। और यहाँ की जो फैक्ट्री है लाहौर की, वो तो कोई यानी बाकायदा फैक्ट्री बनी हुई नहीं थी,
उसकी बिल्डिंग में कोई बाकायदा नजर नहीं आती। ऐसे मालूम होता है जैसे अनघड़त सी एक इमारत खड़ी कर ली गई। लेकिन कराची की इमारत के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते। हाँ। उसके तो देखिए एक बड़ी फैक्ट्री थी और वहां कपड़ा जो था बड़ी मिकदार में रखा हुआ था, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए कपड़े तैयार होते थे और पावर जनरेशन के लिए डीजल भी था। तो मतलब ये कि एक आग लगी तो सवाल यह है कि लोग उसमें से निकल क्यों नहीं पाए और उनको निकाला क्यों नहीं जा सका। इस हवाले से शाम साहब हम रेहान हाशमी साहब से भी अब हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्यूरो चीफ है हमारे दुनिया टीवी के, उनसे ही बात करते हैं। शाम साहब लेकिन इस रब्ता हो गया उनसे? जी उनसे भी वो मिल रहा है, वो फोन अभी रब्ता होता है जैसे, तो हम उनसे भी बात करते हैं। शाम साहब इसमें जो एक तो गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने मालिकान के खिलाफ पर्चे दर्ज कर लिए हैं कत्ल के। नहीं ये तो देखिए अनफॉर्चुनेटली फिर तो जो सैलाब आता है उसमें तो हुकूमत के खिलाफ पर्चे कट जाने चाहिए। नहीं, अगर पहली बात तो यह है कि मालिकान की जिम्मेदारी का तयन किया जाए। ठीक है, अगर कोताही है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी किस चीज की हो रही है, देखे ना, उसको जिम्मेदारी के तयन के लिए हो रही ना। और फिर आप ये देखिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, मुझे तो उसके बारे में बड़ी शिकायत मौसूल हुई है। जो सड़क है कहते हैं वहां गड्ढे पड़े हुए थे और वहां से आप वो जो व्हीकल है उसके वो गुजरना उनके लिए मुहाल हो रहा था। यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और आग बुझाने के आलात नहीं है, पानी नहीं है। तो ये जो तमाशे हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो सिंध हुकूमत के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए इस पर। तो अच्छा साहब, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इस पूरे साने की कि कल एक हड़ताल का ऐलान भी है। हाँ देखिए, बात है हमारे वो भी उस तरफ भी आते हैं। MQM ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया। बिल्कुल, मैं समझता हूं ये शोक पूरे पाकिस्तान में मनाया जाना चाहिए जी। और ये भी मुझे मालूम हुआ है कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है उसके अफसर कह रहे हैं कि मालिकान जो हैं फैक्ट्री के, वो 5-5 लाख रुपया मुआवजा अदा करें। जी बिल्कुल, और 2-2 लाख जख्मियों को दें। बिल्कुल ठीक है, उनको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ये 10 लाख रुपया फी कस मुआवजा जो है वो हुकूमत सिंध को अदा करना चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कोताही हुई है उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। और फिर यही मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत को भी इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए और इनके लिए इमदाद का ऐलान करना चाहिए। वो जो जहां बहक होने वाले हैं वो सिर्फ सिंध के शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी है। हमें उनके गम में सब लोगों को, पूरी कौम को बराबर का शरीक होना चाहिए। रियाज मलिक साहब की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए फी कस, बड़ी अच्छी बात है उनके। और ये तो एक कौमी सानिया है। देखें, अब MQM जो है कल हड़ताल होने वाली थी। जी बिल्कुल, हमारे जो बल्दियाती, आप जो फरमा रहे थे भी, जो बल्दियाती निजाम आ रहा है उस पर सिंध की जो कॉम्परस जमातें हैं कुछ ऑपोजिशन में चली गई हैं, जैसे फंक्शनल लीग है और ANP है, उन्होंने हड़ताल सबका ऐलान किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो पहले तो बात यह है कि कल एक यौम सोग है, ये हड़ताल की कॉल इनको वापस ले लेनी चाहिए। अच्छा सब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी शाम साहब के, एक वाक़या हुआ है, सानेहा हुआ है और उसके साथ साथ एक हड़ताल भी है, यौम सौग का ऐलान भी हो गया इस हवाले से। नहीं, ये तो हड़ताल तो वापस लेनी चाहिए उनको जी, ये मुनासिब होगा। और यानी सियासी एहतजाज का वक्त नहीं है, ये गम में बराबर के शरीकों, सारे शहरी जो हैं, सारी जमातें जो हैं। शाम साहब, अलीमा खान साहब है, सेफ्टी लॉ एक्सपर्ट है, वो उन्होंने खुद हमसे रब्ता किया है, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम अलीमा खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप बताएं कि क्या आप किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ और किस तरह लॉ जो है इसको डिफाइन करता है? शामी साहब, पहले मैं इस पे वाजे करना चाहती हूँ, इतनी सीरियस चीज है। अभी तक हमने जो सुना है, अभी उन्होंने कहा कि जी फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर है, उनके ऊपर सख्ती होगी और उनको ACL पे है। ये सारे लॉज पाकिस्तान के, मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे कायम है। हेल्थ और सेफ्टी की बहुत कुछ कम से कम 6 डिपार्टमेंट्स हैं ताकि फैक्ट्रियों का, जिनका काम है चेक करना। हम लोग क्योंकि एक्सपोर्ट के कारोबार में, हमारा इसलिए एक्सपोर्ट
चीज है, क्योंकि हम किसी फैक्ट्री में एक्सपोर्ट का काम नहीं कर सकते जब तक पूरे पाकिस्तान के हेल्थ, सेफ्टी और लेबर लॉज पे फैक्ट्री मुकम्मल और एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी तरह ना उतरे। ये पाकिस्तान के लॉज में जो ये सेफ्टी के है ना, वो लेबर की सेफ्टी के लिए है, इंसानों की सेफ्टी के लिए। इस फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो सारी एग्जिट बंद की हुई थी। ये तो कोई भी सेफ्टी वाला इस फैक्ट्री में घुसेगा तो सबसे पहले इस फैक्ट्री का चालान करेगा, क्योंकि कम से कम इसकी जो मुझे जो नजर आ रहा है कम से कम 6 फायर एग्जिट होनी चाहिए थी, और आप कहीं ग्रिल नहीं लगा सकते। लेबर के लिए निशान लगे होते हैं हर 6, और खास तौर पे फैब्रिक की फैक्ट्री के अंदर हर 20 या 30 फुट के ऊपर आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, निशान वाजे तौर पे लगे Who is to check? अलीमा खान ये बता दीजिएगा कि किस वो कौन सा डिपार्टमेंट था जिसने ये सारी चीजें चेक करनी थी? आपकी जो हेल्थ और सेफ्टी के हैं, कम से कम अगर आप नहीं, वो कौन सा डिपार्टमेंट था? लाइन पे आपकी ये हेल्थ एंड सेफ्टी की पूरी डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा। आपकी लेबर डिपार्टमेंट है जिसको चेक करना होता है कि लेबर की प्रोटेक्शन क्या है। ये जो फैक्ट्री के जो बिल्डिंग कोड्स हैं, सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंट आप चेक करें। मैं ये तो कह रही हूँ कम से कम 30 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस फैक्ट्री को चेक करना चाहिए। फैक्ट्री बनी कैसे ऐसे? बिल्कुल ठीक है। किस रेगुलेशन के तहत? हम तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है, बहुत शुक्रिया, हुकूमत और उसके अदारे बरी-उज़्ज़ुम्मा नहीं हो सकते, वो बराबर के शरीक हैं, उन्हें जाते रहना चाहिए था। नहीं, यहां जाता ही कोई नहीं है। ये काम कोई नक्शा प्रॉपर नहीं बनता, फिर तवज्जो नहीं दी जाती, आग का सामान नहीं होता, एग्जिट नहीं होती, और जब हादसा होता है तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या कोताही मालिकान से हुई है और क्या कोताही हुकूमत के महकमों से हुई है, और देखना तो यह चाहिए जब ये कौन कौन से अफराद हुकूमती महकमों के जिम्मेदार हैं, जब तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, पर्चे नहीं कटेंगे, उस वक्त तक ये मामला सुधरेगा नहीं हमसे। खाली बालकान पे बात ना। हाँ जी, देखिए बात यहां भी यही हो रहा है। जगह जगह मुल्क में यही कानून की खिलाफ वर्जियां हैं। या तो सरकारी महकमों की कैपेसिटी नहीं है, या उनके पास दयानत नहीं है, और उन्होंने इसको सिर्फ माल कमाने का धंधा बना रखा है और कुछ नहीं है। जी शम्स साहब, आपने बताया था कि हड़ताल आप कह रहे थे कि उन्हें वापस हड़ताल तो वापस ले लेनी चाहिए, और ये बल्दियाती कवानीन जो है, ये ज़रूरी हुकूमत के कानून जो कहें, इस पर बैठकर गुफ्तगू करें। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सिंध हुकूमत, जरदारी साहब उनको बुलाएं, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। कई तो उनके इत्तेहादी हैं, फंक्शनल लीग और ANP तो उनके इत्तेहादी हैं जो उनको छोड़ गए। तो कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल तलाश न किया जा सके। तो इस वक्त हम इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहते, इतना इसके लिए। हाँ जी, चीन चलते हैं। चीन पे इस वक्त हमारे वजीर आजम साहब वहां पहुंचे हुए हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी शिरकत की है। नहीं, वो तो असल में उसमें शिरकत के लिए ही गए हैं जी। क्यों? और आपको पता है कि चीन जो है, उनको तो इसलिए रास आया था जी कि उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि मुझे लंबी तारीख दे दीजिए, मैंने चीन जाना है। यानी चीन का इतना एहतराम है हमारे तो चीन जाने की वजह से तो उनको चैन नसीब हुआ है 2 हफ्ते। शाम साहब, उमर शामी साहब जो हैं वो गए हुए हैं वजीर आजम के साथ, और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर भी मौजूद। चलिए उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हो रहा है यहाँ, जरा बताएं हमें। बस ये दौरा जो चीन का था, ये तकरीबन सैर रोजा दौरा था वज़ीर आज़म का। हाँ जी। और जिस दिन वो यहाँ पहुंचे हैं उससे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी इफ्तारी तकरीब थी 11 तारीख को, 11 सितंबर को। और उससे पहले वज़ीर आज़म चीन से उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म परवेज अशरफ की। और इस दौरे की सबसे अहम बात तो उनसे मुलाकात ही थी, और उस मुलाकात से बड़े मुतासिर नजर आए। उसमें चीन के वज़ीर आज़म ने बड़ी अपनायत और खुलूस से उनसे जो है, चीन के वज़ीर आज़म भी मुतासर हुए हैं या सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म भी मुतासर हुए हैं? उनके वज़ीर आज़म से तो कभी गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन हमारे भी वज़ीर आज़म उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने तो ये कहा कि मुझे उनकी जो अपनायत और खुलूस है वो सिर्फ बातों में नजर नहीं आई बल्कि उनके दिल में भी नजर आई। और उनका कहना यह था कि 20 से 25 मिनट की मुलाकात जो स्केड्यूल थी वो 40 मिनट पे मुहित हो गई, और जो भी चीज उनसे मांगी गई उस मुलाकात के अंदर वो हर चीज उन्होंने बड़ी फराखदिली से दे दी। तो इस लिहाज से जो हमारे सफारतकार थे, वज़ीर आज़म थे, वो तो बड़े मुतमईन नजर आए मुलाकात से। और उस मुलाकात के बाद फिर जो है इसकी इफ्तारी तकरीब थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और आज उसका इख्तिताम हो रहा है। तो 2 दिन उसमें मसरूफियत रही वज़ीर आज़म की,
उन्होंने वहाँ बेशुमार जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है, गॉर्डन ब्राउन यहाँ आए हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात हुई है। नहीं मगर ये बताएं 101 सेशन भी उनका जो है। चीन का मजमूई माहौल कैसा है यहाँ, यानी मुआशी और समाजी और सियासी, क्या चीज देखी आपने, नोट की यहाँ? देखिए इस वक्त तो आजकल एक आध दिन से तो असल में यहाँ पे मीडिया पे और हर जगह जो है, जो जापान से ताजा टेंशन शुरू हुई है चीन की, उसमें भी पंजे गाड़े हुए हैं, क्योंकि जापान के साथ जो कुछ जजीरे हैं जिस पे इनका झगड़ा चल रहा था, वो पिछले दिनों जापानी हुकूमत ने फैसला किया है कि उनको खरीद लिया जजीरों को, जो है उस फैमिली को पैसे देके कि जिसने वो जजीरे जिसके पास जिससे उन्होंने लीज किए हुए थे, तो उस पर चीन में बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल है और अपनी 2 वॉरशिप्स भी इन्होंने मोबिलाइज कर दी है उस तरफ, और उस पर बहुत यहाँ मीडिया के अंदर भी और आम आवाम के अंदर बड़ा हंगामा है, बल्कि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जो लोगों ने कई जापानीज चीजों का बाइकआउट कर दिया है, और चीन और जापान हुआ था बहुत बड़े सियासी पार्टनर है, $350 अरब की ट्रेड है दोनों की आपस में, $350 अरब की, तो ये इशू बड़ा। जी उमर जी अच्छा, नहीं आप क्या समझते हैं कि क्या ये समेट लेंगे ये सारे इख्तलाफात या और फैल जाएंगे? शाम साहब इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद देते हैं। अच्छा, हम उमर आपसे ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि एक वक्त हो गया ब्रेक का। आप देख रही है नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हम कर रहे थे उमर शामी से, जो इस वक्त चीन में मौजूद है वजीर आजम के साथ। उमर ये बताइएगा, अभी आप कह रहे थे कि फराख दिली से चीनी वजीर आजम ने हमारे वजीर आजम को वो सब कुछ दे दिया जो हमारे वजीर आजम ने मांगा, वो क्या मांगा था, क्या मिला? ये जो साथ देने के साथ साथ जो है उन्हें नसीहत भी उन्होंने की है कि भाई आप शोर कम मचाया करें और काम ज्यादा किया करें। ये तो पूरी कौम के लिए है ना, मगर दिया क्या है जी। लेकिन चुनीद ये है कि जो 3-4 मुतालबात उनके सामने रखे गए थे, कुछ तवानाई के बहरान के हवाले से कुछ ताउन उनसे दरकार था, एग्जैक्ट उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, कुछ उनसे डिटेल्स ये चाइनीज मार्केट में कोई $1 बिलियन के बॉन्ड जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट फ्लोट करना चाहती है शायद नेशनल बैंक के, कुछ उसके हवाले से बात थी, कुछ अफगानिस्तान के अंदर इस खत्ते के अंदर जो उनका किरदार है उसके हवाले से गुफ्तगू थी, और पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि एक ट्राइलेटरल एक जो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान शामिल है, कि उसका अगला इजलास जो है वो पाकिस्तान में रखा जाए। फिर मैंने सुना है कुछ ग्वादर की पोर्ट के हवाले से गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन बहरहाल उनका कहना यह था कि जो चीजें भी उनके सामने रखी गई उस पर हर एक पे उन्होंने इस बात में जवाब दिया, और उनका ख्याल था कि भाई ये सारी चीजों मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जी उमर, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका उमर शामी के, आपने हमें अपडेट किया और उन्होंने बताया वैसे खासी स्ट्रेटेजिक चीजें इसका मतलब है हमारे वजीर आज़म ने डिस्कस किया। हाँ नहीं, देखिए चीन जो है ना, वो तो मामला ऐसा फराख दिली का है। एक हमारे जो सुल्तान मोहम्मद खान सफीर थे ना चीन में, उन्होंने लिखा कि जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हमारा फौजी वफद बड़े बड़े हमारे जनाब जर्नल उसमें शामिल थे, वो चीन आया ताकि जो कुछ नुकसान हो गया उसका कुछ अदाला किया जा सके, और लंबी सी लिस्ट बनाई उन्होंने कि ये भी मांगे, ये भी मांगे, ये भी मांगे। तो कहने लगे मैंने जो देखा उन फहरिस्त को, तो उसमें बहुत कुछ रत्बो याबिस भी था। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपने लिखा हुआ है, ये चीजें उनसे मांगने की क्या है? उन्होंने कहा ये हमने इसलिए लिखा है कि इतनी लंबी लिस्ट देखकर चूअन लाई हमसे कहेंगे कि भाई इसको कुछ कम करें आप, तो फिर हम ये चीजें कम कर देंगे। वो कहें जी कम हो गई, ठीक है। तो जब चूअन लाई से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ जरूरत है, हमारा नुकसान हो गया है, वो अजाला करना है, हथियार है। उन्होंने कहा अच्छा ये कहाँ है फहरिस्त आपकी? तो उन्होंने फहरिस्त दी, उन्होंने पढ़े बगैर कहा कि ठीक है जो कुछ उसने लिखा हम उसमें देते हैं आपको। बहुत शाम साहब, अब जो सेकंड जनरेशन आ रही है चीन में जो लीडरशिप की, बल्कि थर्ड जनरेशन इनफैक्ट, डू यू थिंक ये वो जो मोमेंटम है वो बहाल रखेगी? नहीं, वो मोमेंटम तो देखिए बहाल रखेंगे। उन्होंने तो एक तय कर लिया है कि 10 साल के बाद लीडरशिप बदलेगी। अच्छा, ये उनका तयशुदा काम है। इस वक्त जो सदर हैं वो नायब सदर उनकी जगह लेंगे, जो वजीर आजम है नायब वजीर आजम उनकी जगह लेंगे। सदर जो है वो 70 साल की उम्र के हो गए हैं, तो उनसे जवान जो है निस्बतन 58 साल के हैं जो उनकी जगह लेंगे। जी उनका नाम है। तो और ये जो अब लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो हफ्ते भर से 1.5 हफ्ते से गायब हैं वो खबरों से, शायद बीमार हो चुकी हैं, कोई खबर नहीं मालूम हुई, कोई देखे नहीं गए वो किसी पब्लिक मुकाम पर। तो कोई कह रहा है कमर में चोट लग गई है, कोई कह रहा है और तकलीफ हुई है और शायद ये डिले हो जाए, अदरवाइज वो आइंदा चंद हफ्तों के अंदर उनको इख्तदार मुंतकिल होने वाला है।
तो ये जो हमारी उनकी लीडरशिप जो उनको वजीर आजम मिले हैं, ये समझे आप आउट गोइंग वजीर आजम है। अच्छा। हमारे वजीर आजम भी आउट गोइंग हो सकते हैं, लेकिन वो और तरीके से उनकी गोइंग होगी और उनकी और तरीके से होगी। तो चाइना जो है, अच्छा मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं, सुल्तान मोहम्मद खान ने वो जो मैं वाकया सुना रहा था ये कहा कि वजीर आजम चू एन लाई ने एक बात और बड़ी कही। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को जो कुछ भी देते हैं, हम उसका चेयरमैन मऊ का हुक्म है इसका कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए। इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी वक्त ये चीजें, ये दस्तावेजात, ये तफसीलात हमारी आने वाली नस्लें पढ़ें तो आपकी आने वाली नस्लें उनके सामने शर्मिंदा हों। बहुत खूब। और हमारे बाद आने वाले कहें जनाब हमने तो पाकिस्तान से पर बड़े एहसानात किए हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हों उस वक्त वो सोचे यार ये तो बड़ी अजीब बात हुई। तो ये है चीन का अंदाज डील करने का। तो ये दोस्ती हमारी उनकी जो है, हम 65 की जंग की बात कर रहे थे ना, 65 की जंग ने बहुत कुछ हमसे लिया, लेकिन चीन की दोस्ती हमें अता की, क्योंकि चीन ने खुल के हमारी हमायत की और उस तरह की हमायत की जिस तरह हमारे कल्चर में होती है, यानी यारा दे यार जो कहते हैं ना। तो वो पाकिस्तान जो है वो जिस तरह चाहता था कि उसकी इमदाद की जाए, उसका साथ दिया जाए, चीन ने उसी तरह उसका साथ दिया। और अमेरिका जो है उसने दोनों के हथियार बंद कर दिए, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी। इंडिया के पास तो अमेरिकी हथियार थे ही बहुत कम, तो पाकिस्तान में एक अमेरिका से जो एक दरार आई ताल्लुकात में वो उस वक्त से आई है। और वो जो उमर बता रहे थे कि नसीहतें भी की कि कुछ और नहीं, नसीहतें इस तरह की नसीहतों पर हम अमल नहीं करते। देखिए उनकी बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि आप काम करें, हदफ पे नजर रखें। 50 साल का अगला नक्शा उन्होंने बना लिया है, उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। उनको इधर उधर नहीं देखना, किसी हंगामे में नहीं पड़ना, बस नाक की सीट पे आगे चले जाना है। और हमारा काम यह है कि हमने कोई हदफ मुतय्यन नहीं करना, हमने उसकी तरफ नहीं देखना, हमने इधर उधर के शोर हंगामे में अपनी सारी कमाई लुटा देनी है। 5-7 साल आते हैं, हम बड़े तरक्की करते हुए मालूम होते हैं, और 2-4 साल में वो सारी तरक्की जो है उसको लात मार देते हैं। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम सवालात भी लेंगे, और सवालात लेने के लिए आपको बता दूं कि 04236367127 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आपके सवालात हम वसूल कर रहे हैं, आ रहे हैं, आप मजीद भी ईमेल्स भी कर सकते हैं। तो रोज सारे सवालात प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। अभी सवालात भी हम आपके लेते हैं, लेकिन शामी साहब एक खबर जो आज इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि अब परवेज इलाही साहब जो हैं, दुनिया में छपी है ना जी, दुनिया में छपी रोजनामा दुनिया में सलमान गनी साहब जी कि परवेज इलाही साहब को अब पंजाब स्पुर्द कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि इसमें कुछ सियासी उकाड़ पिछाड़ कर ले। देखिए परवेज इलाही साहब बड़े बाकमाल आदमी हैं, और शख्सी औसाफ और ताल्लुकात को बनाना और फिर मेंटेन करना ये तो उनका खानदानी वस्फ है। मगर ये जो सारा मामला है इस पर हम कल गुफ्तगू न कर लें, आज इंसाफ नहीं हो सकेगा, सवालों के जवाब भी लेने। इसमें अहमद मुख्तार साहब का भी जिक्र आना है, अहमद मुख्तार साहब भी हैं, फिर इमरान खान भी हैं। चले सर इसको फिर कल इंसाफ से भी वापस कुछ खींच लिए ना दाने उन्होंने। तो चले आज आप इसको थोड़े को काफी समझे, खत को तार समझे, तो बाकी हम कल कर लेंगे, कल बात करेंगे। नसीर सलीमी साहब हैं हमारे साथ लाइन पे कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम नसीर सलीमी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी सलीमी साहब फरमाइए। ये जो हादसा हुआ है कराची में, हाँ जी, ये कोई पहला नहीं हुआ है। ये सही है कि पाकिस्तान की के हादसों में ये सबसे बड़ा हादसा है कि इतनी हलाकतें जो अब 290 तक पहुंच चुकी है, एक हादसे में हुई है। और इसमें जो मालिकान का है वो तो कानून के मुताबिक उससे निपटना ही चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए बहुत संजीदगी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ कि इसमें जो इसके जिम्मेदार थे रिस्क को फराहम करने, यानी इमदाद फराहम करने, उनकी कोताही कहाँ हुई है। इसमें अगर वो
ये कर सकते कि अगर मालिकान ने अगर दरवाजे बंद भी किए थे तो इमदादी टीमें जो है वो फौरी तौर से बहुत आसानी के साथ, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया में नहीं है, ये फैक्ट्री ये कानून के मुताबिक बनी है, वो गेट तोड़ देते हैं और हर जो चार दीवारी है उसकी हर मंजिल की जो ब्लॉक्स है वो निकालने में, कराची में ईंटों की नहीं होती है, सीमेंट के ब्लॉक होते हैं। अच्छा। वो तो बहुत आसानी से, तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। मगर उनके इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि नहीं, उनके पास इक्विपमेंट था ये तोड़ने के लिए। देखिए हथौड़े चाहिए तो उस फैक्ट्री में कहीं से ही मिल सकते थे। ठीक है, तो आपके ख्याल में अमला अनट्रेंड था? मेरा ख्याल है क्योंकि 2 साल पहले सिंध हुकूमत ने अब्दुल मालिक गौरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी कि उस वक्त ये हुआ था कि कराची इसी इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई थी और वहाँ कई जो आग बुझाने वाले जो बेचारे एहलकार थे वो उसमें जल गए थे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी पहुंचने की। तो उन्होंने सिफारिशात की थी कि आप 6 महीने के अंदर तमाम फैक्ट्रियों का जायजा लिए कि कौन दुरुस्त है, सेफ है, कौन सेफ्टर है, कौन मजबूत है, और उसकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो चेयरमैन है उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, लेबर वाले को ठहराया जाए और उनसे अगर उन सिफारिशात पर जो बाकायदा हुकूमत सिंध की बनाई हुई कमेटी में थी और ये एक 21 ग्रेड के अफसर ने बनाई थी। जी सलीम साहब, कोई अमल नहीं हुआ होगा उस पे, ऑब्वियसली जाहिर है कोई अमल नहीं हुआ। सलीम साहब है ऑस्ट्रेलिया। अब सलीमी साहब बड़े सीनियर अखबार नवीस है कराची के, जी, तो जो ये बेचारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे हमें। सलीम साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। शामी साहब, मेरा नाम सलीम है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से है। मैं गुज़श्ता 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में कायम पज़ीर हूँ। अच्छा जी। आज के साने के बारे में मुझे कुछ बोलना है। ये जी सारी गलती ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की है, ठीक, जिन्होंने इसकी इजाजत दी इस फैक्ट्री को वहाँ चलाने की। जब कोई फैक्ट्री तो इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई है ना, फैक्ट्री किसी गलत जगह नहीं बनी, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनी हुई। ये शामी साहब, वैसे हम इस साने को हादसा भी तो कह सकते हैं, जरूरी नहीं हम किसी की जिम्मेदारी, हम इस हादसे से कुछ सीख लें। मगर वो जो किसी ने शायर ने कहा है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जी। अशफाक साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। जनाब बारिशें आई, तबाही हुई। हाँ जी। और इसके बाद लाहौर में सानिया हो गया और कराची में हो गया। अशफाक साहब, आपकी ये आवाज की भी तबाही हो रही है, उसकी वजह यह है कि आपने टीवी की आवाज खोली हुई है। जी। मुल्क के लिए बहुत तबाही मैं गाल कर रहा हूँ, इसीलिए कराची में तबाही हुई। इसका नहीं, वो आपने फरमा दिया, अब फरमाए आगे चले। हाँ, दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस मुल्क पर। अच्छा, अल्लाह ताला करम करे, दुआ करें। मिसेस सुहेल साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुहेल। मैं एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही एक खतरनाक किस्म के एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि एक जिम्मेदार शहरी जो है वो आने वाले खतरात से ज्यादा आगाह करे। जो हो चुका उसका तो अल्लाह जाने, काले झंडों से कभी कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, या काले कपड़े पहनने से कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि लाहौर में क्लस्टर वेडिंग हॉल्स हैं। 8 से 10 तक लाहौर के तमाम कमर्शियल इलाकों की बिजली बंद होती है, वो डीजल पर ही होते हैं और वहां पर पार्किंग का इंतजाम ऐसा है कि अगर आप गुलशन रावी पहुंच जाए तो आप 4-5 घंटे से पहले निकल नहीं सकते। अगर वहां कभी ऐसा हादसा हो गया तो ये बताइए कि वहां कभी कोई ऐसे मेजर्स ले सकेगा कि जो शादी में शरीक होने आए, वो बेचारे तो जो फैक्ट्री में से काम करने आए हुए थे, जो यहाँ शादियों पे शरीक होने जाएंगे, वो कभी ऐसे ब्लैक होल से। आपकी बात हम तक पहुंच गई। हुकूमत पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए। जितने वेडिंग हॉल्स हैं उनका देखना चाहिए कि क्या निजाम है, वायरिंग कैसी है, कोई एग्जिट का कोई वहां इंतजाम है नहीं है। बड़ा अहम नुक्ता ये बहुत अहम नुक्ता है और तवक्को है कि हुकूमत इस पर अपनी रवायात के मुताबिक गौर नहीं करेगी। असलम परवेज साहब शिस्किन, असलम परवेज शिस्किन, ये साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि शामी साहब, क्या आपको लगता है कि कराची के सानहे की सजा किसी को दी जा सकेगी? हाँ जी, अब कोशिश तो करनी चाहिए और सारी हम सबका फर्ज है और इसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए और सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए जो भी जिम्मेदार है। ज़ियाउल हक साहब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
शामिर साहब, मसला ये है कि इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है। आप ये देखें कि आज से 10 साल पहले इस तरह के हादसा बहुत कम होते थे, अब ये हादसा बढ़ गए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी है। एक दिन फेसबुक में मैं पढ़ रहा था कि नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। वो हमारे रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि ये दहशतगर्दी का नतीजा भी हो सकता है। अभी तक कोई इसके शवाहद नहीं मिले, मगर उन्होंने लोगों को इस तरह चौंका दिया। उनको भी चाहिए कि वो चौंका देने वाली बातें जरा कम किया करें, पहले तहकीक कर लिया करें। अली अरमान साहब हैं जी, इन्होंने फेसबुक पे कुछ 2 अशार नकल किए हैं और उन्हें आपकी नजर किया है। आपकी नहीं जी, नहीं, वो आपके शेर ज़ौक़ को अच्छा जी उन्होंने पेश किया है कि हमारे देश का दस्तूर भी निराला है, यहाँ जो चोर ना हो उसके हाथ काटते हैं। अजीब शोर के आदी हैं मेरे शहर के लोग कि बात करते नहीं बात काटते हैं। वाह, माशाल्लाह जनाब। अगर आपके अपने शेर हैं तो दाद ले लीजिए, और किसी दूसरे के हैं तो उसको दे दीजिए। करीम साहब सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से सलीम शिवानी बात कर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैं बड़ी मुख्तलिफ बात करना चाहता हूं, लेकिन डिटेल में कि कल शामी साहब आप फरमा रहे थे परसों प्रोग्राम में कि अमन की बादशाह के सिलसिले में पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं। साहब शामी साहब, बात यह है कि इंडिया के पास 33 इन्फेंट्री डिवीजन हैं, जिसमें 25 जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड हैं, और सिर्फ 4 जो हैं चाइना और बांग्लादेश के खिलाफ डिप्लॉयड हैं। बाकी 4 जो हैं उनकी डिवीजन वहां के मसाइल, उनके सूबे में जो मसाइल हैं उनके लिए उन्होंने मखसूस की हुई हैं। बाकी बात यह है कि बाकी इसके अलावा ये कि इंडिया के पास 3 आर्मर्ड डिवीजन हैं, बाकी तीनों के तीनों पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है। इंडिया के पास बहुत हथियार हैं, साजो सामान है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन अपना दिफा करने के लिए कोई उतनी बड़ी ताकत होना जरूरी नहीं है जितनी एक हमलावर हो। तो हम उससे अपना दिफा कर सकते हैं। हम एक एटमी ताकत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपसे ये अर्ज करूं, अमन जो है वो सबकी जरूरत है, हमारी भी और इंडिया की भी। बेलसी से कॉल हमारे साथ मौजूद है हसन जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, उनकी कॉल जो है वो शायद ड्रॉप हो गई है। शाम साहब, एक आखिरी सवाल हम अपने प्रोग्राम का ले लें। ये सलमान जेमनाई साहब हैं, ये कहते हैं जी कि क्यू लीग, ये हम जो बात बीच में छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि क्यू लीग अगर दोबारा एक्टिव होती है तो क्या PMLN और PTI से भी लोग उसमें जाएंगे? जिनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलने की उम्मीद नहीं होगी, हो सकता है वो वापस चले जाएं जहां से आए थे। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का आज वक्त खत्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह अजीज ये फिर जो परवेज लाई साहब वाली बात है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।